नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मनोविज्ञान चैप्टर 9 मनोविज्ञान कौशलों का विकास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी सक्षमताएं आवश्यक होती हैं? उत्तर, हमें अक्सर लगता है कि बुद्धिहीनता, मनोग्रंथि, अन्यथा संकट, मानसिक बाधाओं, अभिवृत्ति, दबाव, संप्रेक्षण बाधाओं के बारे में बात करने वाले या उनका निदान करने वाले मनोवैज्ञानिक होते हैं। या यहाँ पर शौकिया और व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक के अंतर स्पष्ट होने चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक शोध के माध्यम से सैद्धांतिक निरूपणों की खोज करते हैं, जबकि कुछ अन्य हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं और व्यवहारों से संबंधित हो रहते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि शोध कौशलों के अलावा वैज्ञानिक के लिए कौन सी सक्षम बताते हैं जो आवश्यक है। उसके अंतर्गत ज्ञान के वह क्षेत्र आते हैं जिनको शिक्षा और परीक्षण पूरा करने के बाद व्यवसाय में आने से पूर्व किसी मनोवैज्ञानिक को जानना चाहिए। यह शिक्षकों, याद करने वाले, शोध करने वाले सभी के लिए ज़रूरी है, जो छात्रों से, व्यापार से, उद्योगों से और बेहतर समुदायों के साथ परामर्श की भूमिका में होते हैं। नंबर 1 होते हैं। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक है। उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला सामान्य कौशल, दूसरा परीक्षण कौशल, तीसरा विशिष्ट कौशल है। प्रश्न नंबर 2, कौन से सामान्य कौशल सभी वैज्ञानिक के लिए आवश्यक होते हैं? उत्तर, आधारभूत कौशल या सक्षमता जिसको मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना है और जो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक है, उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला सामान्य कौशल, दूसरा परीक्षण कौशल, तीसरा विशिष्ट कौशल है। यह कौशल मूलतः सामान्य स्वरूप के हैं और उनकी आवश्यकता सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को होती है, चाहे उनकी विशेष विशेषज्ञता का क्षेत्र कोई भी हो। उन कौशलों में व्यक्तित्व और बौद्धिक कौशल दोनों शामिल होते हैं। यह जाती है कि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उस कौशलों अग्रिम विकास किया जा सकता है। बौद्धिक और व्यक्तित्व दोनों प्रकार के सामान्य कौशल सभी मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक हैं। एक बार इन कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उन कौशलों का अग्रिम विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, संप्रेक्षण को परिभाषित कीजिए। संप्रेक्षण प्रक्रिया का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों से पुष्ट कीजिए। उत्तर, संप्रेक्षण प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि संप्रेक्षण एक संचेतन या अचेतन साभिप्राय या अनभिप्रेत प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं तथा विचारों को वांछित या अवांछित संदेश में भेजा या ग्रहण किया और समझा जा सकता है। अर्थात अच्छा करने के लिए अपने प्रश्न पूछना आना चाहिए, उत्तर देना आना चाहिए, विचारों का सारांश बनाना आना चाहिए तथा अपने समकक्षीय एवं अध्यापकों से प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करना आना चाहिए। संप्रेक्षण प्रक्रिया आकस्मिक, बिना किसी आश्रय, अभिव्यक्ति परक व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति से जुड़ी या वाक्य संप्रेक्षण के विशिष्ट लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। मानव संप्रेक्षण अत्यंत व्यक्तित्वक, व्यक्तित्वकिक अथवा सार्वजनिक स्रोतों पर हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4, उन सक्षमताओं के समुच्चय का वर्णन कीजिए जिनको एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का संचालन करते समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर,
यह जानना महत्वपूर्ण है कि शोध कौशलों के अलावा एक मनोवैज्ञानिक के लिए कौन सी सक्षमताएं हैं जो एक मनोवैज्ञानिक के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दशाएं और सक्षमताएं ऐसी हैं जो मनोवैज्ञानिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक मानी जाती हैं। इसके अंतर्गत ज्ञान के क्षेत्र आते हैं जिसको शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद व्यवसाय में आने से पहले किसी मनोवैज्ञानिक को जानना चाहिए। यह शिक्षकों, याद करने वाले, एक शोध करने वाले सभी के लिए ज़रूरी है जो छात्रों से, व्यापार से, लोगों से और बेहतर समुदाय के साथ परामर्श उनकी भूमिकाओं में होते हैं। यह माना जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक में क्षमताओं को विकसित करना, उनको अमल में लाना और उनका मापन करना कठिन है क्योंकि विशिष्ट पहचान और मूल्यांकन की कसौटी ऊपर आम सहमति नहीं बन पाती है। आधारभूत कौशल या सक्षमता जिनको मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना है और जो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक है, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सामान्य कौशल, दूसरा परीक्षण कौशल, तीसरा विशिष्ट कौशल। प्रश्न नंबर 5, परामर्शी साक्षात्कार का विशिष्ट प्रारूप क्या है? उत्तर: एक साक्षात्कार 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें प्रश्न उत्तर प्रारूप या फॉर्मेट का अनुसरण किया जाता है। साक्षात्कार अन्य प्रकार के वार्तालाप को की तुलना में अधिक औपचारिक होता है, का एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उनकी संरचना केंद्रित होती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एवं निषेधन के क्षेत्र में भी क्षमताएं हो। इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल पर्यावरण में दिया जाना चाहिए। गलत व्यवहार में जाने के परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। परामर्श में सहायता प्राप्त संबंध होता है जिसमें सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है या देने का इच्छुक है, जमानत देने में सक्षम हो या प्रशिक्षित हो और ऐसी स्थिति में जहां मदद लेना और देना सहमत हो। प्रश्न नंबर 6, परामर्श से आप क्या समझते हैं? एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: एक साक्षात्कार 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें प्रश्न उत्तर प्रारूप या फॉर्मेट का अनुसरण किया जाता है। साक्षात्कार अन्य प्रकार के वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है, का एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उनकी संरचना केंद्रित होती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एक निर्देशन के क्षेत्र में भी क्षमता हो। उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए। गलत व्यवसाय में जाने के परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। परामर्श में सहायता प्राप्त संबंध होता है जिसमें सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है या देने का इच्छुक है, जमानत देने में सक्षम हो या प्रशिक्षित हो और ऐसी स्थिति में हो जहां मदद लेना और देना सहज हो। नंबर 1, साक्षात्कार या का प्रारंभ। उसका उद्देश्य यह होता है कि साक्षात्कार देने वाला आराम की स्थिति में आ जाए। सामान्यतः साक्षात्कारकर्ता बातचीत की शुरुआत करता है और प्रारंभिक समय में ज़्यादा बात करता है। नंबर 2, साक्षात्कार का मुख्य भाग। यह इस प्रक्रिया को केंद्र है। इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता सूचना और मदद प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। प्रश्नों का अनुक्रम। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की सूची तैयार करता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों या श्रेणियों से जो वह जानना चाहता है प्रश्न होते हैं। नंबर 3, साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार का समापन करते समय साक्षात्कारकर्ता ने जो संग्रह किया है उसे उनका सारांश बताना चाहिए। साक्षात्कार का अंत आगे के लिए जाने वाले कदम पर चर्चा के साथ होना चाहिए। जब साक्षात्कार समाप्त हो रहा हो तब साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले को भी प्रश्न पूछने का अवसर देनी चाहिए या टिप्पणी करने का मौका देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7,
क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक प्रभावी परामर्शदाता होने के लिए उसका व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है? अपने तर्कों के समर्थन के कारण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: एक प्रभावी परामर्शदाता होने के लिए उसका व्यवसाय रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। एक प्रभावी परामर्शदाता के रूप में विकसित होने के लिए उसका परामर्श के क्षेत्र की पर्याप्त क्षमताएं होनी आवश्यक है। इसके लिए उसे कुशल पर्यवेक्षण की निगरानी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। इस कथन को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि परामर्शदाता के पास एक व्यक्ति आता है कि उसे किस तरह की नौकरी या व्यवसाय करना चाहिए। अगर परामर्शदाता जो कि कुशल नहीं है और उसकी अकुशलता के कारण दिए गए परामर्श से व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जिसमें कार्य करने के लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता एवं सक्षमता का अभाव है, तो उसके सामने कठिनाई युक्त एवं निषेधात्मक संवेगों की समस्या उत्पन्न हो सकती है और वह उनका पर्यवेक्षण नकारात्मक रूप से कर सकता है। इसके विपरीत यदि वह कुशल परामर्श के कारण किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जो उसके योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल है तो उस क्षेत्र में अपना पूर्ण विकास कर सकता है जो और उसे पर्याप्त संतुष्टि मिल सकती है जिसका समग्र सकारात्मक प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ताकि वह स्वयं और आत्मनिरीक्षण कर सके और अपने अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित कर सके जो सेवार्थी की आधारभूत समस्याओं का भली भांति मूल्यांकन कर सके और उसी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रस्तुत कर सके। प्रश्न नंबर 8, एक सेवार्थी परामर्शदाता संदर्भों के नैतिक मापदंड क्या हैं? उत्तर: नैतिक व्यावसायिक आचरण संहिता, मानक तथा दिशा निर्देशों का ज्ञान, संविधियों, नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी के साथ मनोविज्ञान के लिए जरूरी कानूनों की जानकारी भी आवश्यक है। विभिन्न नैदानिक स्थितियों में नैतिक एवं विविध मुद्दों को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। नंबर 3, नैदानिक स्थितियों में अपनी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के नैतिक विमाओं को पहचानना और समझना। नंबर 4, जब भी नैतिक मुद्दों का सामना हो तो उपयुक्त सूचनाओं एवं सलाह को प्राप्त करना। नंबर 5, नैतिक मुद्दों से संबंधित उपयुक्त व्यावसायिक आग्रहिता का अभ्यास करना। प्रश्न नंबर 9, अपने एक मित्र के व्यक्तित्व जीवन के एक ऐसे पक्ष की पहचान कीजिए जिसे वह बदलना चाहता है। अपने मित्र की सहायता करने के लिए मनोविज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में विज्ञान करके उसकी समस्या के समाधान या निराकरण के लिए एक कार्यक्रम को प्रस्तावित कीजिए। उत्तर: छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।